बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है लिम्फोमास। लिम्फोमास क्या होता है हमारे पास? ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। किसका? लिम्फॉइड टिश्यूज़ का। जितना भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर अगर कैंसर हो जाए तो उसको लिम्फोमास कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं? कैरेक्टराइज बाय द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल जो है उसका मतलब है प्रोलिफरेशन। यहाँ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है, यानी एबनॉर्मल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। कहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं? बी और टी सेल के अंदर, यानी जो लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं उनमें हमारे WBC के सेल मौजूद होते हैं, जो बी और टी सेल्स होते हैं उसके अंदर अगर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिम्फोमास। और ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होंगे, हॉटस्किन डिजीज़ और नॉन हॉटस्किन डिजीज़। अब हम बात करते हैं हॉटस्किन डिजीज़ की। अच्छा, हॉटस्किन डिजीज़ के अंदर क्या बोल रहे हैं? हॉटस्किन डिजीज़ इज़ अ मैलिग्नेंसी ऑफ द लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड के अंदर मैलिग्नेंसी हो जाती है, कैंसर हो जाता है। दैट ओरिजिनेट इन अ सिंगल लिम्फ नोड। ये या तो एक सिंगल लिम्फ नोड के अंदर होगा या फिर चेन ऑफ नोड के अंदर होगा, यानी या सिंगल लिम्फ नोड के अंदर ये कैंसर मौजूद होगा या फिर चेन ऑफ लिम्फ नोड के अंदर ये मौजूद होगा। द डिजीज़ यूजली इन्वॉल्व लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्प्लीन एंड बोन मेरो। तो जो हॉटस्किन डिजीज़ है इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकते हैं, टॉन्सिल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्प्लीन हो सकती है और बोन मेरो। जैसे जो हॉटस्किन डिजीज़ है इसके अंदर जो है क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? नोड में मौजूद होगा। जब हम इसकी बायोप्सी करवा के देखेंगे, जब हम इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के देखेंगे तो अंडर द माइक्रोस्कोप एक सेल नज़र आएगा जिसे कहते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल, जो कि एक एबनॉर्मल सेल होगा लिम्फोसाइट का, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस सेल को कहा जाता है रीड स्टेनबर्ग सेल। यानी हॉटस्किन डिजीज़ के अंदर जो मेन चीज़ है वो है रीड स्टेनबर्ग सेल पाया जाता है, जो कि एक एबनॉर्मल लिम्फोसाइट सेल होता है और जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हॉटस्किन डिजीज़ की बात करें तो इसमें क्या कह रहे हैं? लिम्फ एडिनोपैथी, यानी जो हमारे लिम्फ नोड होंगे वो स्वेल्व होंगे। सर्वाइकल लिम्फ नोड 70% लोगों के अंदर देखा गया है कि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा मेडियस्टीनियल लिम्फ नोड होते हैं 60%। साथ साथ में दूसरे लिम्फ नोड भी होते हैं, जैसे कि एक्जिला के अंदर हो गए, ग्रोइन एरिया के अंदर हो गए, एब्डोमिनल के अंदर हो गए। तो ये तमाम के तमाम लिम्फ नोड जो होंगे इनलार्ज होंगे। तो इनलार्ज लिम्फ नोड को क्या कहा जाता है? लिम्फ एडिनोपैथी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा? लिम्फ नोड जो मौजूद होंगे इनलार्ज होंगे, लेकिन वो पेनलेस होंगे, उनमें पेन नहीं होगा। साथ साथ में पेशेंट को स्प्लीनोमेगेली हो सकता है, यानी उसकी स्प्लीन जो है वो बड़ी होगी। लो ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को, नाइट स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगी, मलेज यानी जर्नलाइज वीकनेस पेशेंट को फील हो रही होगी। तो ये तमाम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ मेटास्टेटिक ग्रोथ और इन्फिल्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। स्किन में क्या देखने को नजर आएगा? प्यूराइटिस नजर आएगा। प्यूराइटिस क्या होता है? ईचिंग होती है। अब होता क्या है, जो हमारे कैंसर सेल होते हैं, अभी कोई भी सिस्टमेटिक डिजीज़ होती है वो क्या करती है? इन्फ्लेमेटरी केमिकल को रिलीज़ करती है, जैसा कि हिस्टामीन हो गया। ये जो हिस्टामीन है या फिर कोई भी हमारी स्किन के अंदर जो है वो टॉक्सिन हो गया, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और हमारी स्किन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ईचिंग होती है, यानी प्यूराइटिस। तो उसके अलावा क्या है? बोन। अब क्या कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड पेन एंड टेंडरनेस। अब हमारी जो कैंसर होते हैं, कैंसर की वजह से हमारी बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और जो कि पेन कॉज करवाती हैं। फिर कह रहे हैं सडन स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इज़ अ यूजुअली फीचर ऑफ एडवांस डिजीज़। अब इसमें होता है क्या है कि जो हमारा ट्यूमर होता है जब वो ग्रो हो रहा होता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ स्प्रेड होता है। जब वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ स्प्रेड होगा जिसके नतीजे में हमारी जो कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जाएगी। अब ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो कि हमारी नर्व को डैमेज कर सकती है और इरिवर्सिबल नर्व डैमेज हो सकती हैं अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए। उसके बाद है GIT, एब्डोमिनल पेन और एसाइटिस। पेशेंट को यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि ट्यूमर जो है वो प्रेस कर रहा है दूसरे ऑर्गन को। ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल गया है जिसकी वजह से एब्डोमिन के जो दूसरे ऑर्गन हैं वो प्रेस हो रहे हैं और पेशेंट को पेन फील हो रहा है। साथ साथ में एसाइटिस होगा। एसाइटिस का मतलब होता है जो हमारा फ्लूइड होगा वो एब्डोमिन के अंदर फिल अप हो जाएगा, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिन। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें जो फ्लूइड फिल अप हो जाता है उसको हम कहते हैं एसाइटिस। अच्छा, उसके साथ साथ पेशेंट को क्या होगा? जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम होगी, यानी हीमाचूरिया। हीमाचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। ये क्यों होगा? किडनी के कैंसर की वजह से हो सकता है।
अगर किडनी में कैंसर होगा तो इसकी वजह से भी हेमाचूरिया हो सकता है, यानी प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल स्टेज ऑफ हॉटकिन डिजीज़। अच्छा, इसकी क्लिनिकल स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 के अंदर क्या कह रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल लिम्फ नोड रीजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा स्टेज 2 के अंदर क्या कह रहे हैं, वन साइडेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड रीजन। इसके अंदर क्या होगा, जो स्टेज नंबर 2 होती है इसमें वन साइडेड यानी 2 या फिर 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व होंगे। स्टेज 3 के अंदर क्या कह रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड रीजन ऑन बोथ साइड, यानी जो हमारा डायाफ्राम है उससे ऊपर वाला पार्ट और उससे नीचे वाले पार्ट में जो लिम्फ नोड होंगे वो बोथ साइड लिम्फ नोड दोनों जो है वो इन्वॉल्व होंगे स्टेज 3 के अंदर। स्टेज 4 में क्या कह रहे हैं, डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यूज, एग्जाम्पल लिवर और बोन मेरो। यानी स्टेज 4 जो होती है वो काफ़ी सीवियर स्टेज होती है, जिसके अंदर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अलावा के जो ऑर्गन है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, बोन मेरो हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं हॉटकिन डिजीज़ के अंदर। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि लिम्फ नोड बायोप्सी। लिम्फ नोड बायोप्सी से हमें क्या नज़र आएगा, रीड स्टेनबर्ग सेल नज़र आएंगे बायोप्सी के ज़रिए से। उसके अलावा हम ब्लड सीपी और ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR जो टेस्ट करवाते हैं, ये मार्कर होता है इन्फ्लेमेशन का, यानी इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करता है। अगर बॉडी के अंदर ESR इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, तो इससे क्या मुराद है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्योंकि हमारे लिम्फ नोड इन्फ्लेम्ड हुए में, स्वेल हुए में, जिसकी वजह से हमारा ESR जो होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करवाएंगे, एक्सरे। एक्सरे के अंदर क्या होगा, मेशो मेडिस्टिनल लिम्फ एडिनोपैथी। अब ये हमारे पास जो है लिम्फ एडिनोपैथी यानी स्वेलिंग लिम्फ नोड, जो हमारे लिम्फ नोड होंगे चेस्ट एरिया के ऊपर स्वेल हुए होंगे, तो उसका हम बोलेंगे मीडियास्टाइनल लिम्फ एडिनोपैथी। यानी जब हम एक्सरे करवाएंगे तो उसमें जो मीडियास्टाइनल लिम्फ एडिनोपैथी होगा, यानी जो हमारे लिम्फ नोड चेस्ट एरिया पे होंगे वो स्वेल होंगे, और उसके साथ साथ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन यानी जो हमारे लंग्स होंगे वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इस डिजीज़ की वजह से जो हमारे लंग्स होंगे वो भी मुतासर होंगे। अच्छा, उसके अलावा हम LFT करवाएंगे, लिवर फंक्शनल टेस्ट। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, यानी मे भी एबनॉर्मल क्यों होगा, हिपैटिक इन्फिल्ट्रेशन यानी जो हमारा लिवर है वो भी इन्वॉल्व हुआ है, या फिर वहाँ पर पोर्टल वेन जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, वहाँ कोई रुकावट हो गई है, तो जिसकी वजह से हमारा LFT जो होगा वो भी। अच्छा, इसके अलावा पॉजिटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी जो CT स्कैन होगा ऑफ लिवर एंड स्प्लीन वो करवाएंगे, जो कि पॉजिटिव होगा, यानी स्प्लीन और लिवर इसमें मुतासर नज़र आएंगे। अच्छा, इसके अलावा पोजीशन इमेजिंग टोमोग्राफी यानी PET, ये एक ऐसा टेस्ट होता है टू स्टेज ऑफ डिजीज एंड मॉनिटर रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी। PET एक ऐसा टेस्ट होता है, वो किसी भी डिजीज़ की स्टेज हमें बताता है कि वो जो डिजीज़ है वो कौन सी स्टेज पर है, फर्स्ट स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर, या फिर जो हम थेरेपी दे रहे हैं यानी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा है, क्या वो मॉनिटर हो रही है, नहीं हो रही। तो वो जो टेस्ट होता है वो PET यानी पोजीशन इमेजिंग टोमोग्राफी होता है। इसके ज़रिए से हम पेशेंट की डिजीज़ की स्टेज और अपनी जो थेरेपी होती है उसके रिस्पॉन्स को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या कह रहे हैं, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लोकलाइज्ड हॉटकिन डिजीज़ इन स्टेज 1 एंड 2, यानी जब स्टेज 1 और 2 के अंदर पेशेंट होगा तो उसमें जो रेडियोथेरेपी है ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है हॉटकिन डिजीज़ की। अच्छा, उसके बाद होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या कहते हैं, कम्बिनेशन कीमोथेरेपी फॉर द पेशेंट विद डिसेमिनेटेड डिजीज़, यानी इसमें हम टैबलेट फॉर्म भी यूज़ करेंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म भी होती है। अच्छा, इसमें जो टैबलेट यूज़ होती है वो क्लोरम्ब्यूसिल यानी 6 mg यूज़ होगी, इंजेक्शन विनब्लास्टिन होगा, टैबलेट प्रोकार्बाजीन होगी 100 mg, और टैबलेट प्रेडनिसोलोन होगा 40 mg। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अवर 80% पेशेंट रिस्पॉन्स टू द अबव ड्रग। 3 से 4 हफ्ते जब डिलीवर किया जाता है, दी जाती है, तो टोटल कितने साइकिल इसके होंगे, 6 से 8 साइकिल इसके रिपीट होंगे। अच्छा, जो कीमोथेरेपी है इससे क्या हो सकता है, जो मेल है उसमें स्पेशली मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन हॉटकिन लिम्फोमास यानी NHL। ये क्या कह रहे हैं, इट्स अ क्लिनिकल डिसऑर्डर इन विच मैलिग्नेंट मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फॉइड सेल। ये जो हमारे पास नॉन हॉटकिन लिम्फोमा होता है ये भी हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है, लेकिन इसके अंदर स्पेशली कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे, इसमें 70% जो है वो B लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। B लिम्फोसाइट हमारे पास WBC
DIC के सेल होते हैं जो कि मोस्टली हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। लेकिन नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा के अंदर बी लिम्फोसाइट जो हैं वो एबनॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा नोड्यूलर इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। जैसे इसमें जो कॉमन होंगे वो टॉन्सिल्स इन्वॉल्व होंगे, एडिनॉइड्स होंगे, नेजोफ्रेंजियल ग्लैंड्स होंगी, गट होगा और स्किन होगी। तो नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा में ये तमाम चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है लो ग्रेड, दूसरा हमारे पास है हाई ग्रेड। अच्छा, अगर हम लो ग्रेड की बात करें, लो ग्रेड नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा, तो ये एक ऐसी टाइप होती है जो कि स्लोली ग्रो कर रही होती है और उसके अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यानी पेशेंट जो है वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। पेशेंट की जो सर्वाइवल रेट्स होंगी वो 10 ईयर्स होती है। तो उसके बाद अगर हम हाई ग्रेड नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा की बात करें, तो ये जो कैंसर होगा ये रैपिडली ग्रो कर रहा होगा और पेशेंट को इसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इसके अंदर अगर सर्वाइवल रेट की बात करें तो ओनली 5 ईयर तक जो है वो इसके सर्वाइवल रेट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कह रहे हैं लिम्फ एडिनोपैथी, यानी जो हमारे लिम्फ नोड होंगे वो स्वेल होंगे, लार्ज हुए होंगे, पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा, फीवर होगा, वीकनेस ऑफ लेग्स पेशेंट को फील होगी, बोन पेन होगा अगर इसके अंदर बोन भी इन्वॉल्वमेंट होंगी। उसके अलावा हिपेटोस्प्लीनोमेगेली यानी लिवर भी बढ़ा हुआ होगा, उसकी तिल्ली यानी जो उसकी स्प्लीन है वो भी बढ़ी हुई होगी, तो जिसको कहा जाता है हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। उसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एसाइटीज़ यानी एब्डोमेन के अंदर पानी जमा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन यानी DIC। ये क्या होता है हमारे पास? A clinical disorder characterized by thrombosis within a circulation due to overactivation and thus increased consumption of the platelet, thrombin and fibrin। अब होता क्या है, जो हमारे पास DIC है यानी डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, अच्छा इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी सीरियस कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। और अगर एक्सेसिव क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, प्लेटिलेट भी इन्वॉल्व होंगे और हमारे ब्लड के अंदर प्लेटिलेट और क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है। अच्छा, अगर हम कॉजेज ऑफ DIC की बात करें तो इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कोई भी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हो गया, नेसेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, फेल्सीपेरम मलेरिया हो गया, ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। इन्फिल्ट्रेशन लंग्स, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट, यानी अगर हमारे पास लंग्स का कोई कैंसर हो गया हो, पेनक्रियाज का कोई कैंसर हो, प्रोस्टेट का कोई कैंसर हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, यानी DIC हो सकता है। कोई ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि एब्रेप्शो प्लेसेंटा हो गया, रिटेन डेड फिटस यानी जो मुर्दा बच्चा होता है, डेड फिटस होता है, वो अगर यूट्रस के अंदर रिटेन है, या फिर प्री एक्लेम्शिया हो, तो ये वजूहत बन सकती हैं DIC की। या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ हो जैसे कि बर्न हुआ हो, सर्जरी हुई हो, या फिर कोई लिवर की डिजीज़ हुई हो, या फिर स्नैक बाइट हो, तो ये तमाम वजूहत बन सकती हैं DIC की। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट फॉर्मेशन होगी, हेमोलिटिक एनीमिया होगा, रीनल फेलियर हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है। अच्छा, DIC की अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इसमें हम टेस्ट करवाते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी APTT। अब ये जो टेस्ट होता है इसमें हम देख रहे होते हैं कि जो पेशेंट का ब्लड है वो क्लॉट होने में कितना टाइम ले रहा है। अगर ये टाइम इंक्रीज़ होगा यानी इंक्रीज़ APTT, ये टाइम अगर इंक्रीज़ होगा तो जिसकी वजह से ये पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि वो तमाम जगह पर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटिलेट हैं वो क्लॉट बना रहे हैं और ब्लड के अंदर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से APTT जो है वो लॉन्ग टाइम लेगा, यानी ब्लड क्लॉट होने में टाइम लगाएगा। CBC करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम एंटी थ्रोम्बिन 3 का टेस्ट करवाएंगे और इसका लेवल जो है वो चेक करेंगे। DIC के अंदर इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा। ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जगह जगह जो है क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, क्लॉट बन रहे हैं। अब ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ये एक प्रोटीन होती है जो कि लिवर में बनती है और ये हमारी ब्लड के अंदर पाई जाती है, ब्लड में आती है। इसका काम क्या होता है, एक बैलेंस बरकरार करके रखना, यानी जो क्लॉटिंग हो रही है उसके दरमियान में और जो ब्लीडिंग हो रही है उसके दरमियान में। लेकिन DIC के अंदर क्या होगा, ये जो हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3 है इसका लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेसिव क्लॉट फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि इसके बैलेंस को बरकरार करके नहीं रख पाता।
अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जैसे कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बाद हम बात करेंगे फिब्रिनोजेन इज़ रिप्लेस्ड बाय क्रायोप्रेसिपिटेट। फिब्रिनोजेन इज रिप्लेस बाय क्रायोप्रेसिपिटेट। फिब्रिनोजेन क्या होता है? हमारे पास एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब होता क्या है कि जो डीआईसी होता है उसमें हमारे पास जगह जगह ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब फिब्रिनोजेन को रिप्लेस करवाया जाएगा किसके ज़रिए से? क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है? ये हमारे पास प्लाज्मा का एक ऐसा पोर्शन होता है जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन में फिब्रिनोजेन मौजूद होगा। तो क्रायोप्रेसिपिटेट से जब रिप्लेस करेंगे उसके अंदर हमारे पास फिब्रिनोजेन मौजूद होगा, और फिब्रिनोजेन क्या करता है? ये ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्पफुल होता है। तो इसके अलावा कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जिनको करेक्ट करना चाहिए, किसके ज़रिए? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 7 to 14 यूनिट्स देकर पेशेंट को। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी, ये क्या होता है? इसके अंदर तमाम नेसेसरी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जितनी भी डेफिशिएंसीज हमारे ब्लड में हो गई हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की, उनको करेक्ट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए एफएफपी दिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा एंटीकोगुलेंट देंगे। एंटीकोगुलेंट यानी जो थ्रोम्बिस बन रहे हैं, जगह जगह क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोगुलेंट देंगे, जैसा कि हेपरिन हो गया। जो हेपरिन हो गया वो क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे पास तमाम डीआईसी की ट्रीटमेंट है।